मित्रों, हिंदी शिक्षण का मॉडल टेस्ट पेपर 1 नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। इस प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण जो आपका सिलेबस है उस आधार पर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट ये होने वाला है साथियों। तो बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पूरे 30 प्रश्न हैं। आप अपना स्तर चेक कर सकते हो कि आपको कितना ज्ञान है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो 30 में से। तो पूरी ईमानदारी से टेस्ट को सोल्व करना साथियों। आपके प्रथम प्रश्न आता है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सूर्य पूर्व दिशा और उदय। तो मित्रों, उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है साथियों? कर्ता। और इस वाक्य में कर्ता क्या है? सूर्य। अतः आपका जो सूर्य मतलब प्रथम विकल्प है ये इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 1 में पहला विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, मतलब कौन से शब्द में ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? सौंदर्य, भारतीय, औदार्य और आदित्य। तो राइट आंसर बताइए इसका। देखिए ये जो ये प्रत्यय है तो यहाँ पर सौंदर्य में सुंदर प्लस ये प्रत्यय लगा हुआ है। औदार्य में उदार प्लस ये लगा हुआ है इसमें भी। और आदित्य में अदिति प्लस ये इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन भारतीय में ये प्रत्यय नहीं है साथियों, बल्कि इसमें ई प्रत्यय, भारत प्लस ई ये बराबर शब्द बनता है भारतीय। तो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। अतः आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन है, शायद आज पिताजी आते हो, वाक्य में प्रयुक्त काल है अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो राइट आंसर बताएं मित्रों कि ये जो वाक्य है शायद आज पिताजी आते हो, इसमें कौन सा काल प्रयुक्त है? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा संभाव्य वर्तमान का। ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये संभाव्य वर्तमान का। तीसरा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर पिताजी आते हो मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर शायद आज पिताजी आते हो, संभावना व्यक्त होने के कारण यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 मित्रों, चौथा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? हस्ताक्षर, सोना, दर्शन और प्राण। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो हमेशा बहुवचन में नहीं रहता है मित्रों। साथियों, इसका देखिए जो हस्ताक्षर है, दर्शन है, प्राण है, ये तीनों शब्द तो सदैव बहुवचन में रहते हैं, लेकिन जो सोना शब्द है ये बहुवचन में सदैव नहीं रहता है। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन से जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है? अथ का इति, जंगम का स्थावर, उन्मिलिन का निमिलन और कोमल का कठोर। तो राइट आंसर बताइए जो आपको लगता है कि ये विलोम शब्द अशुद्ध है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है एक बार आप बताइए। देखिए अथ का इति ही होता है, जंगम का स्थावर ही होता है, कोमल का कठोर ही होता है, लेकिन उन्मिलन का निमिलन नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है साथियों वो आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 5 में। ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। आपका छठा प्रश्न है, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? अनल, ज्वाला, दहन, अनिल, हुताशन, जलन, पावक, वेही और पुंडरिक, कृषाणु, अनल और सलील। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि आग के पर्यायवाची शब्द सारे कौन से हैं? मित्रों देखिए आपके प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा, अनल, ज्वाला, दहन, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची है? आग के पर्यायवाची है। अतः आपका प्रथम विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द का संधि विच्छेद शब्द नहीं है? सही नहीं है, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सही नहीं है। तो जो आपको लगता है कि यार ये संधि विच्छेद सही नहीं है वही आपका आंसर रहेगा। मात्रा प्लस आनंद, मात्रा आनंद, सदा प्लस एव, सदैव, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। तो साथियों देखिए सदा प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है, बिल्कुल ये सही है साथियों।
पितृ प्लस अनुमति यन संधि हो रही है, बिल्कुल ये भी सही है। परम प्लस औदार्य परमोदार्य, यहाँ पर भी ये सही है। लेकिन जो मात्रा प्लस आनंद है ये क्या है मित्रों, अशुद्ध है। क्या है ये, अशुद्ध। इसका संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस आनंद, इसका ये संधि विच्छेद होगा। अतः आपका प्रथम विकल्प सही है क्योंकि इसका संधि विच्छेद सही नहीं हो रहा है। सातवें में आपके प्रथम विकल्प राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। उत्कोच शब्द का सही अर्थ है घूस लेने वाला, घूस देने वाला और घूस और रिश्वत लेने का इच्छुक। तो साथियों उत्कोच का मतलब क्या होता है, राइट आंसर बताए। देखिए मैं क्वेश्चन छांट कर आपके लिए लेकर आता हूं मित्रों। देखिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। उत्कोच का मतलब होता है घूस देने वाला, दूसरा विकल्प सही रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है साथियों। शिव किसे कहा जाता है। शिव जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है और जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो मित्रों शिव कहा जाता है। एक बार आप राइट आंसर बताइए इसका। दोस्तों यहां पर दूसरा विकल्प सही है। जो शिव की, महादेव की उपासना करता है उसको ही शिव कहा जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में, यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह। तो राइट आंसर बताइए साथियों कौन सा शब्द यहां पर तद्भव है। देखिए यहाँ पर एक पहचान होती है कि किसी शब्द के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु लगा होता है, अगर ऐसा आपको दिखता है तो वो अधिकतर वो तद्भव शब्द ही होता है साथियों, उसको आपको तद्भव मान लेना है। यहाँ पर मुंह शब्द में क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। अतः आप यहाँ पर इस पहचान के आधार पर भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो साथियों ये जो नई शब्द है, इस नई का मतलब यहाँ पर कौन से शब्द से लिया जाएगा। देखिए इसको सर्वनाम तो आप कह नहीं सकते, क्रिया यहाँ पर है नहीं, क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, सिर्फ यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसकी, साड़ी की, कि साड़ी कैसी है, नई है साथियों। इसलिए आपका विशेषण वाला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना और कान का कमजोर होना। तो कई बार कहता है, आपने सुना होगा कि वो तो कान का कच्चा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सुनी सुनाई बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको ही कहा जाता है कान का कच्चा होना। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण और अवनति। तो उन्मूलन का विलोम शब्द बताइए मित्रों प्रश्न 13 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है मित्रों, रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण इसका विलोम शब्द है ये, इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो साथियों देखिए कपटी मित्र उसको कहा जाता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कि जो हमने जिसे हम मित्र मान रहे थे वो ही क्या निकला, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, उसको ही आप आस्तीन का सांप कह सकते हो। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, कुलीन, समृद्ध, धनी और कृपण। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला या अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला कहा जाता है कुलीन। क्या कहा जाता है मित्रों, कुलीन कहा जाता है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। तो आपके व्याकरण के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन और हो सकते हैं व्याकरण के, इसके बाद आपके मेथड के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न 16 है साथियों, चलिए देखिए आ ही गया। काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना,
व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और भावानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो देखिए काव्य शिक्षण का मतलब होता है पद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण का मतलब होता है साथियों भावानुभूति और आनंदानुभूति कराना। अतः आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न 17 है साथियों, ये वापस व्याकरण का क्वेश्चन है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, क्रमधारय और द्वंद्व। तो बताएं मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, राइट आंसर है साथियों बहुव्रीहि। क्या कहा आंसर है आपका? बहुव्रीहि इसका सही आंसर है, मृत्यु को जीतने वाला। तीसरा अर्थ यहाँ पर है शिव। तो साथियों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है साथियों आपके, उपचारात्मक शिक्षण में समूह का निर्माण निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए? कक्षा के अनुसार, विषय के अनुसार, कक्षा व विषय के अनुसार, स्तर व विषय के अनुसार। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? जब कुछ कमियां छात्रों के अंदर हो, तो समूह का निर्माण कर रहे हो आप, तो होना चाहिए कि जो उनका स्तर है और उनका जो विषय है। ऐसा नहीं कि कक्षा के अनुसार आप उपचारात्मक कर दो, उनका जो स्तर है, जैसे कक्षा 2 में कक्षा 3 में बालक पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों की समस्या एक जैसी है, तो फिर कक्षा क्या करेगी? स्तर की बात की जा रही है। तो स्तर व विषय के अनुसार समूह का निर्माण होना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण में। आपका प्रश्न 18 में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं मित्रों। भाषाई दक्षता के किस कौशल के विकास के लिए वाचन कौशल का विकास आवश्यक है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाचन कौशल का विकास किसके लिए आवश्यक होता है साथियों? पठन कौशल के लिए आवश्यक होता है। किस कौशल के लिए? वाचन कौशल मतलब बोलना कौशल का जो विकास है वो पढ़ने के लिए जरूरी है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। 20वां क्वेश्चन आपके हैं, जब बच्चे किसी घटना या वृत्तांत की कल्पना करते हैं तो उनके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? श्रुति बिंब, दृष्टि बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भाव बिंब। चौथा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा कि जो बच्चे हैं वो किसी घटना के बारे में या वृत्तांत के बारे में कल्पना कर रहे हैं तो उसको ही भाव बिंब उनके मन में बन जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 21। भाषा शिक्षण में विकासात्मक प्रश्नों का उपयोग है पाठ की प्रस्तावना के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए और छात्रों का पूर्व ज्ञान मालूम करने के लिए। मित्रों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 21 में। देखिए साथियों विकासात्मक प्रश्न कब किए जाते हैं? प्रस्तुतिकरण के समय। कब किए जाते हैं? कि जब पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण पद के अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए पूछे जाते हैं ताकि पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करे। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है। मित्रों जरूर बताकर जाए प्रश्न आपको कैसे लगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि प्रश्न लाजवाब लाऊंगा आपके लिए बिल्कुल। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। एक बालक जो हकलाता है, ठीक है, बोलने में उसको हकलाहट आती है, उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए बालक हकला रहा है और उसको वाचन दक्षता मतलब बोलने में निपुण करना है, तो कौन सा वाचन ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? सामूहिक वाचन, मौन वाचन, एकल वाचन और आदर्श वाचन। तो यहाँ पर आप आराम से जो मौन वाचन है उसको तो बिल्कुल गलत कर सकते हो क्योंकि इसमें तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है तो इसमें भी वो नहीं बोल रहा है। और जो एकल वाचन है साथियों वो बोलने में तो पहले अकला रहा है, तो फिर एकल रूप से कैसे सीखेगा? उसको सामूहिक वाचन के माध्यम से उसकी जो हकलाने की जो विकृति है उसको आप दूर कर सकते हो। अतः आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 23। देखिए 23वां प्रश्न आपके है, किसी छात्र की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम अधिक उपयोगी होगा? कि जो कोई छात्र है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहा है तो उसको दूर करने के लिए नैदानिक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, विशेष शिक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो आप एक विकल्प तो ये हटा सकते हो।
अब जो विशेष शिक्षण है उपचारात्मक है और नैदानिक। नैदानिक का मतलब क्या होता है? कमजोरी की पहचान। तो यहाँ पहचान तो पहली हो रही है पहले से ही कि जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर रहा है, तो फिर वहाँ पर उसका क्या किया जाएगा साथियों? उपचारात्मक शिक्षण। आपका आज दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24वां क्वेश्चन है साथियों। देखिए 24वें क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको। विकल्प है इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रथम विकल्प तो मुझे असत्य नहीं लग रहा है, ये तो मुझे सत्य लग रहा है कि कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। पहले उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक रूप से करते हैं और फिर व्यक्तिगत रूप से करते हैं, तो ये भी कथन तीनों सत्य है। लेकिन जो चौथा कथन है साथियों, ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है ये कथन? असत्य है कि वार्षिक परीक्षाओं के बाद थोड़ी उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? असत्य कथन, और ये चौथा ही कथन ही असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों। बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण और उक्त सभी। तो देखिए विभिन्न पक्षों का स्तर आपको ज्ञात करना है, तो उसको क्या कहेंगे साथियों? प्रश्न नंबर 25 में राइट आंसर बताइए मित्रों। वैसे इसका बुक में आंसर प्रथम विकल्प दे रखा है, लेकिन सभी पक्षों का आपको स्तर ज्ञात करना है तो फिर वहां पर उसको मूल्यांकन कहा जाएगा, न कि मापन। अतः यहाँ पर दूसरा विकल्प मेरे अनुसार सही है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए कि क्या इसका प्रथम विकल्प ही सही माना जाएगा बुक के अनुसार। मेरे अनुसार प्रथम विकल्प इसका सही नहीं है, इसका सेकंड विकल्प सही है। आप जरूर कमेंट करके जाए, क्योंकि एक साथ जब 4-5 हज़ार लोगों का दिमाग चलता है तो फिर एक दिमाग क्या करेगा उसके आगे। तो आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों इसमें प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी नहीं है? श्रवण कौशल का विकास किससे नहीं होता है? सीधा सा ये प्रश्न है। बाल गीतों का सामूहिक वाचन। अब सामूहिक वाचन करेंगे तो भाई सुनेंगे तो श्रवण कौशल का विकास होगा। कहानी कोई बोलता है उसको सुनेंगे तो इससे भी होगा। वाद विवाद प्रतियोगिता, बिल्कुल इससे भी श्रवण कौशल का विकास होगा। लेकिन निबंध प्रतियोगिताओं से क्या श्रवण कौशल का विकास होगा? मेरा अनुसार नहीं होगा, क्योंकि ये तो लिखकर की जाती है। इसलिए आपका चौथा विकल्प इसमें सही है साथियों प्रश्न नंबर 26 में। अगला प्रश्न नंबर 27। विद्यार्थियों को देखिए 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिए, ये 27वां प्रश्न। विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने के लिए भाषा शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा उपाय जरूरी नहीं है? कि आपको छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है, तो इनमें से कौन सा उपाय आप नहीं करना चाहोगे? पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना, भाई ये तो कर सकते हो आप। मौन वाचन, शब्दकोश का प्रयोग और गायन क्षमता का विकास। तो देखिए मेरे अनुसार प्रथम, दूसरा और तीसरा जो विकल्प है ये तो भाई हम कर सकते हैं, लेकिन गायन क्षमता के विकास से स्वाध्याय का क्या मतलब आ रहा है? इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। व्याकरण शिक्षण की परंपरागत प्रणाली है भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और प्रयोग प्रणाली। परंपरागत मतलब जो पहले से चली आ रही है। तो साथियों पहले से कौन सी प्रणाली चली आ रही है? निगमन प्रणाली चली आ रही है, कि नियम बता दिए जाते हैं और फिर उसके अनुसार व्याकरण सिखाया जाता है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 28 में। मित्रों प्रश्न नंबर 29। रसानुभूति के साथ साथ अभिनय क्षमता के विकास के लिए भाषा शिक्षण में उपयुक्त विधा है? कहानी, नाटक, उपन्यास और जीवनी। तो यहाँ पर अभिनय क्षमता का नाम आता है, आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? नाटक से होता है ये तो, इसलिए आपका सेकंड विकल्प इसमें सही है साथियों प्रश्न नंबर 29 में। और मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30। लेकिन लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों, क्योंकि आपके लिए अकेले ही इतनी मेहनत करता हूं, तो आपका एक जो लाइक शेयर है वो मुझे मोटिवेट करता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे मित्रों। अन्योन्याश्रित का अर्थ है किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना,
एक दूसरे पर आश्रित होना और किसी को आश्रित बना देना। तो साथियों यहाँ पर देखिए अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। किस पर आश्रित? एक दूसरे पर। भाई मैं आपके ऊपर आश्रित, आप मेरे ऊपर आश्रित, इसको ही कहा जाता है अन्योन्याश्रित। तो आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। कल आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, पूरे संपूर्ण सिलेबस से बिल्कुल शानदार लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं साथियों। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। एग्जाम जब तक नहीं होते हैं तब तक वीडियो को गलती से भी मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।